किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है साझा मकान। ये कहानी लिखी है गढ़वाल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नंदकिशोर हटवाल जी ने। ये कहानी श्री हटवाल के कहानी संकलन भयमुक्त बुग्याल तथा अन्य कहानियां से ली गई है। कहानी में प्रयुक्त कुछ प्रचलित गढ़वाली शब्दों के अर्थ श्रोताओं की सुविधा के लिए नीचे विवरण में दिए गए हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सुनते हैं कहानी साझा मकान। रामकृष्ण नौटियाल अपने साझा मकान के आंगन में बैठे हैं। उनकी जेब में भूकंप राहत के 2000 रुपए हैं। बगल में पड़ी है एक टीन की चद्दर और आंखों के सामने है भूकंप से दर का उनका साझा मकान। रामकृष्ण चुप हैं, पर संग्राम सिंह बोलते हैं, इस मकान के भी कभी क्या दिन थे भय रामदा। रामकृष्ण चिलम पर लंबी कश खींचते हैं, धुएं का गुबार निकालते हैं और उस मकान की ओर फेंकते हैं। काश कि ये मकान ढक जाए, गायब हो जाए इस धुएं में। पल भर उनकी आंखों के सामने घूमता है धुआं, भूकंप से डर के उस मकान को क्षण भर ढक देता है, पर जल्दी ही गायब हो जाता है। बगत बगत की बातें हैं रामदा। संग्राम सिंह रामकृष्ण से चिलम लेते हैं। रामकृष्ण न हाँ बोलते हैं न ना। चिलम देने का भी मन नहीं है उनका। गमणी गांव के मल्ला खौला के नौटियाल और उनके बाप दादाओं का बनाया हुआ ढैपुरा मकान, 12 खंभों की निमदरी और बैंडोली के मिस्त्रियों की बनाई खोली, मोरी और खोली पर उत्कीर्ण बोलता हुआ गणेश, हंसता हुआ नारायण, दरवाजे चौखटों पर नक्काशी। आहा, कैसे कारीगर रहे होंगे वे। खोली मोरी के दोनों ओर जैसे सचमुच के हाथी घोड़े। आंगन और मुंडेर में 8-8 हाथ लंबी पठाल। इस मकान पर कभी सिद्धि थी, राजाओं का रहबास। 2 भाइयों का 40 जनों का कुटुंब था। बूढ़े नौटियाल के सब भाई साथ रहते, लड़के बहुएं नाती पोते, बगीचे खेत, गाय भैंस, 2 जोड़ी गंगपारिया बैल थे। नौटियालों की तिबारी कभी खाली नहीं रहती। बूढ़े नौटियाल यानी रामकृष्ण के पिताजी बड़े कचड़ीबाज थे, बहुत मेहमान नवाज। था भी सब कुछ उनके पास, जमीन जायदाद, अनाज पानी, धन संपत्ति। आते जाते राहगीरों बाटा के बटोहियों को इस मकान पर चाय पानी खाना पीना जरूर मिलता। गांव में आने वाली अधिकांश बारातें नौटियालों की तिबारी में ही सोती। बड़े भाई नौटियाल के 4 लड़के हुए और छोटे भाई के 3। बूढ़े नौटियाल के 1 भाई और थे, 3 लड़के उनके भी हुए। इस तरह रामकृष्ण दादा की इस ढैपुरी मकान के 10 हिस्से हुए। 10 हिस्से अर्थात किसी के पास बॉन्ड पहुंचा तो किसी को वोबरा मिला, किसी को तिबारी मिली तो किसी के पास पहुंची हट्टी, किसी को दाईं ओर आगे का खंड मिला तो किसी को बाईं ओर पीछे का। बड़ा भाई नौटियाल यानी रामकृष्ण के पिता का बड़ा लड़का रामकृष्ण और छोटे भाई नौटियाल के छोटे लड़के हिमवालू घर पर रहे और बाकी सब नौकरी पर लगे। नौकरी पर लगे तो गांव छोड़कर देश चले गए। साझा मकान चाहे कितना भी आलीशान हो, पर भाई बांट के हिस्सों से तो गुजारा हो नहीं सकता, खासकर तब जबकि सारे हिस्सेदार ठीक ठाक खाते कमाते हों। सभी भाइयों ने अपने अपने लिए अलग मकान बना लिए। जो गांवों में थे वो गांव में और जो बाहर थे उन्होंने बाहर। नौटियालों की ढैपुरी मकान खाली खाली सूनी सूनी हो गई। हां, तिबारी रामकृष्ण के हिस्से में थी तो वे उसे जागृत रखते। रामकृष्ण खुद महीने 6 महीने में झाड़ू पोछा कर देते
चौक भीड़े को झाड़ उखाड़ देते। रामकृष्ण की पत्नी उत्तरायण पर लीपना छिड़कना और दिवाली को उस साझा मकान पर दीपक जलाना नहीं भूलती। पिछले साल बाढ़ भूस्खलन से भीषण तबाही हुई। पूरे गमणी गांव के चारों ओर दरारें पड़ी। जगह जगह जमीन दरकी, धंसी और पूरा गमणी गांव नीचे खिसकने लगा तो नौटियालों के साझा मकान की क्या पूछ। मकान के चौक की दीवार टूटी, चौक दरका और मकान के टूटने का खतरा मंडराने लगा। रामकृष्ण नौटियाल अपनी आंखों के सामने अपने बाप दादों के बनाए इस मकान के बुरे हाल नहीं देख सके। उन्होंने सभी भाइयों को चिट्ठी लिखी, हमारे साझे मकान को खतरा है, आप लोग घर आओ या इसकी मरम्मत के संबंध में अपने विचार लिखो। रामकृष्ण सोच रहे थे कि सभी भाई बंधु उन्हें चिट्ठी लिखेंगे कि तुम मरम्मत कर दो, लेकिन किसी की भी चिट्ठी नहीं आई और न कोई घर पहुंचा। रामकृष्ण ने अपने दोनों लड़कों को लिखा और लड़कों ने भी साझा मकान की मरम्मत की अनिच्छा जताई। लड़कों ने साफ साफ लिखा कि ये मकान सिर्फ हमारा तो है नहीं, 10 परिवारों का है। सभी मिलकर चौक की दीवार बनाने को तैयार हो जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 10 परिवारों को एक चौक की दीवार बनाने के लिए तैयार करवा पाना कोई सीधा काम नहीं था। रामकृष्ण ने एक एक चिट्ठी और लिखी, तब जाकर कुछों का जवाब आया, पर जवाब भी कैसा। किसी ने लिखा था हमें जरूरत नहीं है, किसी ने लिखा था हमारे पास इस समय पैसा नहीं है, किसी ने लिखा था तुम करवा दो, जितना खर्चा आएगा उसमें हम अपना हिस्सा दे देंगे। किसी की चिट्ठी आई कि हमारे दोनों बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, खर्चा ज्यादा होता है, आदि आदि। पर एक बात तो सबने लिखी थी कि इस समय हम किसी भी हालत में घर नहीं आ सकते। बरसात गई, मौसम खुला, मुआवजा, राहत, पुनर्वास के वादों में दिन कटने लगे। राहत मुआवजा तो कुछ नहीं हुआ, पर इसकी आशा ने मन में जीवन की लालसा जगाए रखी। अज्ञात आवक की आशा में समय अच्छा गुजरता। समय के साथ लोगों के घाव हल्के पड़ने लगे, सरकारी राहत की आशा धूमिल होने लगी और पुरुषार्थ जागृत हुआ। टूट फूट, बाढ़, भूस्खलन बीते दिनों के दुस्वप्न लगने लगे। दुनिया उजड़ती भी रही और बसती भी। लोगों के टूटे मकानों की मरम्मत होने लगी, खेत खलिहान दुरुस्त होने लगे, लेकिन साझा मकान टूटे तो टूटे ही रहे। और इन्हीं मकानों में एक था नौटियालों का साझा मकान। और इस साल अब ये भूकंप। नौटियालों के साझा मकान के हाथ पैर तो बरसात में टूट गए थे और अब इस भूकंप में वो मकान मरणासन्न हो मौत के दिन गिरने लगा। भाई बंटवारेदारों के चक्कर में बरसात से टूटी एक दीवार नहीं बन पाई तो टूटा हुआ मकान क्या बनता। संग्राम सिंह कुछ बुदबुदा रहे हैं, आहा क्या घर था, अब तो भूकंप से पूरा मकान धड़क गया। आगे की छाण के पठाल चौक में गिरकर चूर चूर हो गए, ढहपुरा तो पूरा रगड़ बगड़ हो गया। पीछे की छाण से आसमान दिख रहा है, बांसे टूट गए, धुरपुला काणा हो गया, खोली मोरी टेढ़ी हो गई। मकान के साथ रामकृष्ण भी टूट गए। उनकी सूनी आंखें मकान को टटोल रही हैं। आहा क्या चहल पहल थी कभी इस मकान पर, आज इसके चौक में डर लग रहा है। हम क्या खेलते थे कभी इस दीवारी में। गुस्सा आता तो ढहपुरा जाते छुपने, इसके बोवरे गेहूं के चिला में खजूर रखते थे पकाने। पल्ली हाटी पर मेहमान लोग रहते थे और इसके पीछे की कोठरी पर देवता। खौले में जब कोदो का ढेर लगा रहता, क्या उतरते थे हम उसमें। झंगोरे का ढेर इसकी निमदरी तक पहुंचता था। इसके वोबरे में अभी भी पर्या रखा है, पर सूना है। बोए छांस बनाती तो हम नोण खाने के लिए क्या ललचाते थे। जिस मकान के गर्भ में रामकृष्ण खेले बड़े हुए, वे उसे इस हाल में नहीं देख पा रहे थे। उन्हें आशा थी कि कोई न कोई रास्ता
निकल आएगा, और निकल भी गया। कुछ दिनों बाद सुना गया कि जिनके मकान खेत खलिहान टूटे हैं उन्हें मुआवजा राहत मिल रही है। आहा, ठीक है, थोड़ा बहुत राहत के पैसे हो जाते हैं और बाकी इधर उधर से कर लूंगा, पर अपने बाप दादों की संपत्ति बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब हो जाएगी मरम्मत इसकी। वापस आ गए इसके दिन। कैटेगरी 5 में आ गया गमड़ी गांव के नौटियालों का साझा मकान। कैटेगरी 5 का अर्थ है राहत में 20,000 रुपए और 10 टिन की चद्दरें। ओ, बहुत है, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लूंगा। 10 टीन काफी हैं इस मकान के ढकने के लिए। रामकृष्ण ने अपना झोला डाला कंधे में, लाठी संभाली और चल पड़े ब्लॉक मुख्यालय जोशीमठ। एक नया उत्साह पैदा हो गया उनके अंदर। एक नए संकल्प के साथ वे बीडीओ ऑफिस पहुंचे। वर्षों से किसी ऑफिस में नहीं गए थे, पर अपनी साझा मकान की खातिर। एकाएक किसी ने रामकृष्ण को सेवा लगाई। अरे महेशा, तू कब आया बंबे से? कल। मैंने सुना कि भूकंप से हमारी मकान टूट गई और उसका मुआवजा मिल रहा है। हाँ। इसी बीच सुरेशानंद ने भी रामकृष्ण को सेवा लगाई। अरे तू चंडीगढ़ से कब आया? कल। सुना हमारा मकान टूट गया और यहां राहत बट रही है। ओ देवेंद्र, ईश्वर, सभी पहुंच गए। दूर दूर से आए अपने भाई भतीजों को एकाएक वहां उपस्थित देखकर कुछ देर रामकृष्ण को कुछ बोलना करना नहीं सूझा। ये ठीक हुआ। कुछ देर की चुप्पी के बाद रामकृष्ण का चेहरा खिल गया। हम सभी लोग इस बहाने इकट्ठे तो हुए। कई वर्षों बाद शायद इतने लोग एक साथ मिल रहे हैं। मैणा की शादी में भी इतने सब नहीं मिले थे। खैर, अब ऐसा है भाई कि हमारे बाप दादों की मकान आज टूट गई है। उस घर पर जहां कभी सिरी शोभा थी, आज घुग्गू बोलना भी पसंद नहीं करता। किसी को विश्वास न होगा कि ये मकान बड़े बड़े साहब लोगों का है। यहां से 10 टीन की चद्दरें और 20,000 रुपए मिलेंगे। थोड़ा बहुत पैसा और इकट्ठा करो और उस मकान की मरम्मत करते हैं। हमारे हिस्से में एक वोबरी है, हम क्या मरम्मत करें? और फिर यहां आएगा भी कौन? महेशा ने कहा। और हमारी एक हट्टी है, फिर हमने जब बाहर किराए पर ही रहना है तो यहां पैसे खर्च करके क्या फायदा? सुरेशा ने कहा। जिसे जरूरत है कर ले मरम्मत। अब तुम्हें क्या पता कि बाहर कितना खर्चा होता है? देवेंद्र ने कहा। जब सबकी अपने अपने मकाने हैं तो एक बॉन्ड के बहाने क्या आफत मोल लो, ईश्वर ने कहा। तो ठीक है, मैं खुद करूंगा उस मकान की मरम्मत। तुम लोगों का जब मकान मरम्मत का इरादा नहीं था तो क्यों आए यहां? रामकृष्ण ने पूछा। भूकंप से टूटे उस मकान के हम भी हिस्सेदार हैं और उस मकान का जो मुआवजा मिलेगा उसमें हम अपना हिस्सा लेने आए हैं, ईश्वर ने जवाब दिया। राहत मुआवजा मकान की मरम्मत के लिए है, बासमती के चावल और दारू मासू उड़ाने के लिए नहीं। यदि तुम मरम्मत के लिए तैयार नहीं हो तो राहत पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। रामकृष्ण तैश में आ गए। क्यों नहीं बनता? मकान साझा है, हिस्सा सबको मिलना चाहिए, सुरेशा ने कहा। पर देखो, सोचो, ये सहायता मकान की मरम्मत के वास्ते है। मैं चाहता हूं कि अपनी पुरानी उस मकान की मरम्मत करूं। तुम लोग विश्वास करो, जो कुछ यहां से मिलेगा मैं सब उस मकान पर खर्च करूंगा। जरूरत पड़ने पर अपनी गांठ का भी खर्च करूंगा। रामकृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश की। नहीं चाहिए हमें वो मरम्मत, हमारे हिस्से की राहत हमें मिलनी चाहिए। तुम चाहे जो करो, सुरेशा बोला। रामकृष्ण जरा देर चुप रहे, फिर कहने लगे, भाई ऐसा है कि गांव के बीचों बीच हमारे बाप दादों की खंडर बनी मकान खराब लग रही है। या तो फिर ऐसा करो कि हम में से कोई अगर उसे पूरा खरीदना चाहे तो कोई एक खरीद लो और बाकी सब बेचने के लिए तैयार हो जाओ। किसी एक की रहेगी तो हो जाएगी उसकी मरम्मत। वो अपना समझकर कम से कम उसकी ठीक से देखभाल तो करेगा। कुछ देर तो इस बात पर सब चुप रहे। फिर ईश्वर ने कहा, रघुवरदा, दिनेश और हिमवाल काका कहाँ हैं यहां? अब इस बात के लिए तो सभी भाई बंद से पूछना जरूरी है।
रघुवर दा और दिनेश ने तो हमसे कहा है कि जो कुछ मिलेगा हमारा हिस्सा भी लेते आना। भूकंप के बाद रघुवर का फोन आया था। कह रहे थे कि गांव में एक आध पुरानी धुरानी चीजें जरूरी हैं। कभी भूस्खलन तो कभी भूकंप यहां आते ही रहते हैं। हमारे यहां गांव में कोई झोपड़ा खंडर रहेगा तो मुआवजा राहत मिलती रहेगी। सुरेशा ने कहा तो सबने हामी भरी। भाई भतीजों के मन में यह भी था कि रामकृष्ण गांव में रहते हैं और मकान टूटने से उन्हें ही नुकसान हुआ। उनके हिस्से तिवारी थी जिसमें शान से बैठे रहते हैं। मकान की मरम्मत से फायदा सिर्फ रामकृष्ण का होगा। उनका क्या, अपना हिस्सा रामकृष्ण को बेचने से उनका नुकसान हो या ना हो, लेकिन हो सकता है इससे रामकृष्ण को फायदा हो। इस संभावना से भी उनका बेचने का मन नहीं हो रहा था। और फिर भूकंप ने यहां वर्षों से टूटे छूटे और जर्जर मकानों को एक नए किस्म की उपयोगिता के साथ स्थापित कर दिया था। कभी भूस्खलन तो कभी भूकंप यहां आते रहते हैं और राहत मुआवजा। इसलिए वे न मकान की मरम्मत को तैयार थे और न बेचने को। रामकृष्ण बौखला गए। तुम इस पुराने घर का खून पीना चाहते हो? अपने बाप दादों की इज्जत लुटने के पैसे लेना चाहते हो? तुम लोगों ने गांव तो छोड़ा, लेकिन गांव की मर्यादा भी छोड़ दी। ऐसा कहकर रामकृष्ण वहां से चले गए। तुम जो गांव में हैं वो कौन से भले हैं? तुम्हें अपने खानदान के इज्जत की इतनी है तो तुम 2 हिस्सेदार तो गांव में रहते ही हो। तुम ही क्यों नहीं बना देते हो मकान? अब आज जब राहत मिल रही है तो तब तुम मरम्मत करने वाले हुए लठियाले। राहत खाने के लिए तब आ रहा है बाप दादों की इज्जत का ख्याल। ईश्वर ने बिना रामकृष्ण के रामकृष्ण पर ताने मारे। 10 टीन की चद्दर और 20,000 रुपए मिले गमणी गांव के माला खोला के नौटियालों की ढैपुरी मकान की राहत। मकान के 9 हिस्सेदार 2-2 हजार रुपए और 1-1 टीन की चद्दर लेकर फुर्र उड़ गए अपने अपने घोंसलों में। 10वें रह गए रामकृष्ण नौटियाल। उनकी जेब में भूकंप राहत के 2,000 रुपए हैं। बगल में पड़ी है एक टीन की चद्दर। बैठे हैं अपने बाप दादाओं की दर की हुई मकान के आंगन में चुपचाप। और संग्राम सिंह बोलते ही जा रहे हैं, अब हमारी साझा मकान की भी यही दशा है। भूकंप से पहले ठीक था तो ठीक था, बस भूकंप से क्या टूटा कि अब कभी उस मकान ने ठीक नहीं होना। वैसे तो दुनिया उजड़ी भी है और बसी भी। आज जो भूकंप से टूटे देर से देर बन जाएंगे, पर इन साझा मकानों की दुनिया उजड़ी तो सदा के लिए उजड़ गई, अब कभी नहीं बसेगी। रामकृष्ण जैसे पत्थर बने हैं और संग्राम सिंह बावरों की तरह बड़बड़ाते जा रहे हैं। इस बीच न जाने कब रामकृष्ण की पत्नी उस साझा मकान की नक्काशीदार खोली की डेल ठेली में आकर बैठ गई और संग्राम सिंह के साथ ही बड़बड़ाने लगी। भूकंप के बाद मैणा आई थी, कह रही थी कि हम ध्यानियों का तो मैत ही उजड़ गया। इस दीवारी में बैठकर खूब रोई। कह रही थी अब क्या मैत रहा, आधा मैत तो बॉय बाबा के साथ चले जाता है, बाकी जो बचा वो भूकंप ले गया। जहां बचपन गुजरा, भाई बहनों के साथ खेले, जहां हमने मां के हाथ की रोटी खाई, जाते जाते इनसे कह गई कि दादा इस कूड़ी को जरूर बनाना। यह भी सोचना कि यह साझा मकान तुम 40 जनों के कुटुंब की 18 ध्यानियों का मैत भी तो है। रामकृष्ण फिर से एक बार चिलम पर लंबी कश खींचते हैं। धुएं का गुबार उस मकान की ओर फेंकते हैं। अभी आप सुन रहे थे श्री नंदकिशोर हटवाल जी की लिखी हुई रचना साझा मकान। आशा है आपको ये मार्मिक रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब करें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को और रोचक बनाने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां,
अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।